नमस्कार दोस्तों, यह कक्षा 8 की ठीक है ना। कक्षा 8 की ज्योग्राफी की पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की सत्र 2020-21 की शानदार बुक है, सरकारी बुक है। और इसमें जो फैक्ट आएंगे एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से, उनको अपन अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक, तो चलिए मिलकर अध्ययन करते हैं। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। अध्याय तो है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। तंजानिया, ठीक, तंजानिया कहाँ है? अफ्रीका के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। तंजानिया अफ्रीका के एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है और वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। उसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है और अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार पास उनकी छोटी झोंपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। मामा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी यह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। ये दूसरी बात आ रही है जहाँ उसका परिवार ऊन प्रकरण करने का परिक्रमण यानी ऊन निकालने का या बेचने का करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है तब वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों में लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वह नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंध किया गया है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। मामा और पीटर विश्व के दो विभिन्न स्थानों में रहते हैं। उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों, प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। यह विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों, प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। क्या आप जानते हैं विश्व के 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। 90 में से 30, इसको 30% भाग में ही रहती है। 30% भाग पर ही रहती है से 70%। ये है भाई साहब ऑस्ट्रिया में सोल्जबर्ग स्थित में भूमि के कितने उपयोग पहचान सकते हैं? ऑस्ट्रिया में सोल्जबर्ग, ये नदी जा रही है भाई बीच में। काम होके जा रही है, शहर है। क्या शानदार सीन है, एक सीन देखो एकदम मस्त तरीके से। एक हरियाली, जंगल, पेड़, वन, खेत, प्रौद्योगिकी भी है लेकिन उद्योग दिख नहीं रहे यहाँ पे है, लेकिन वो अलग तरीके से कहीं और जगह करेंगे बस्ती से दूर। ऑस्ट्रिया में सोल्जबर्ग है, शानदार खूबसूरत शहर है। भूमि, सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों भूमि भी शामिल है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण इसके विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति, पर्वतों के तीव्र ढाल, जलाक्रांत, संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थल क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल अथवा निर्जन है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसलिए ये स्थान विश्व के सघन
बसे क्षेत्र हैं। ठीक। भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप माम्बा और पीटर के परिवारों की भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी भी भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधि बूटियों को एकत्रित करना। ऐसे सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। अच्छा, ये बताइए, साझा संपत्ति संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे सामुदायिक भूमि को जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों में सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। नगरीय क्षेत्रों में घर बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। 1 और 2 पता है इनमें अलग अलग। अब तो ज़्यादातर गांव ऐसे हो गए हैं, है ना? हाँ, अब झोंपड़ी नहीं रहती भाई। और ये सिटी है। भूमि उपयोग समय के अनुसार परिवर्तन। पहले ऐसे थे, अब ऐसे हो गए। भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए विनाश की वर्तमान दर को अवश्य ही रोकना चाहिए। वनरोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। क्या क्या है? वनरोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित से आप क्या समझते हैं? यानी कि हिसाब से, नियम से, वो है विनियमित उपयोग द्वारा, तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए कुछ सामान्य तरीके हैं। मृदा। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपचय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। ऐसे बनती है वैसा मृदा। ये देख लीजिए मृदा, है ना? चनकशैलें रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता और निर्धारित करती है। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचयन को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव हुmus निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं।
समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। समय जलवायु, तापमान, वर्षा, अपचय, आमुष निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपचय, आमुष निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, तब जाके बनती है मृदा। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। क्या आप जानते हैं? नहीं जानते? केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। अच्छा। अपचय तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलाप द्वारा अनावृत सेलों का टूटना और क्षय होना। अनावृत सेलों का टूटना और क्षय होना, यह है मृदा। आमुष और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा, और वालू, काद, क्ले के साथ उपमृदा, अपक्षयी चट्टानी मृदा, जनक चट्टानें, अपक्षयी चट्टानी पदार्थ, वालू, काद, क्ले के साथ उपमृदा, आमुष और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। आगे चलते हैं। ये क्या है? प्रतिधारी दीवार। ये पूरा वो है भूस्खलन, इसको पढ़ते हैं। भूस्खलन सामान्य रूप से सैल, मलबा तथा ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया गया है। वे प्राय भूस्खलन, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। भूस्खलन यह नदी के प्रवाह को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। भूस्खलन है ये। देखिए, अब जैसे कि ये यहाँ से भूस्खलन हो गया तो अब ये जो यहाँ पे कोई बिल्डिंग थी ना, वो सब का हो गया साफ सूफ। ये बिल्डिंग बच गई भाई। ठीक, बिल्डिंग बच गई है। देखिए स्विमिंग पूल है यहाँ पे। ये ढलान है, जो ढलान है उधर ही तो बहेगा वो। अब उसमें पब्लिक या फिर जनता बिल्डिंग बना लेती है, तो वो ढलान है। जैसे कि नदी में कोई बना लेता है तो नदी में बाढ़ आएगी तो नदी में जो बना है वो आवास वगैरह वो तो सब बहेंगे ही। वही बड़ा सिस्टम है भूस्खलन में भी। और क्या है? भूस्खलन को रोकने का जुगाड़ है, जैसे कि जो वो भूमिगत लाइन नहीं जाती है सुरंग वगैरह, तो उसको ककड़ीला सब वो नहीं कर देते हैं क्या? वो कर देना चाहिए, जिससे कि क्या है कि पहाड़ खिसके न या भूस्खलन न हो। संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है, जो प्राय जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाती है और चिंता का एक मुख्य विषय है। एक वस्तु स्थिति अध्ययन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकांगपिओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। यह भूस्खलन पंजी गांव में तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का यह कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव को किसी संभावित मानव विकास से बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। न्यूनीकरण की क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिलती है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न है। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों को मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना।
इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। इंगित करना। और इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि। वनस्पति आवरण में सही है। सतही हवा तथा झरना प्रभावों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय क्रियान्वित किए गए हैं। प्रतिधारी दीवार। चलते हैं आगे। अपने घर पड़ोस के कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों से बात करें और पिछले कुछ वर्षों में हुए भूमि उपयोग परिवर्तन के विषय में सूचना एकत्रित कीजिए। प्राप्त जानकारी को अपनी कक्षा के सूचना पट पर प्रदर्शित कीजिए। यहाँ थे अब अपन है ना। मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक है। जनक सेल का स्वरूप और जलवायविक कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में ये भिन्न भिन्न है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार है। मल्च बनाना। पौधे के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रभाल से ढकती जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रभाल से ढकती जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। समुच्चय रेखीय जुताई। वेदिक पहाड़ में यहाँ पे भूस्खलन नहीं होगा भाई। क्रियाकलाप। भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदा हो सकती है। विभिन्न प्रकार की मृदाओं की एक एक मुट्ठी एकत्रित कीजिए और निरीक्षण कीजिए ये किस प्रकार एक दूसरे से भिन्न है। जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट और मरुस्थलीय और पर्वतीय। रक्षक मेखला वेदिक पहाड़ में है ना। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिक तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। समुच्चय रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समुच्चय रेखाओं के समानांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोधक का निर्माण करती है। समुच्चय रेखा वही है जैसे कि इधर से पानी बह रहा है ना, तो ऐसी जोत जैसे क्या है कि होठ लग के और ये अपरदन नहीं हो जाता। चित्र 2.6 यह समुच्चय रेखीय जुताई वेदिक पहाड़ में। रक्षक मेखला। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। चित्र 2.7 मृदा आवरण को बचाया जा सके। समुच्चय रेखीय रोधिकाएं। समुच्चय रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए इकाइयाँ बनाई जाती है।
समुच्च रोधिकाएं। ठीक। चट्टान बांध। एक ही आकार की ए और ब दो ट्रे लीजिए। ट्रे के अंत में 6 छेद बनाइए और इन्हें बराबर मात्रा में मृदा से भरिए। ट्रे की मृदा को खाली छोड़ दीजिए, जबकि ब ट्रे में गेहूं अथवा चावल के दाने लगाइए। बाद में ब ट्रे के दाने उगकर कुछ ऊंचे हो जाते हैं। अब दोनों ट्रे को ऐसे रखिए कि वे एक ढाल पर हो। दोनों ट्रे में बराबर ऊंचाई से एक और से मग जल डालते हैं। दोनों ट्रे के छिद्रों से निकलने वाली पंकित जल को 2 अलग अलग डिब्बों में एकत्रित करें और तुलना करें कि प्रत्येक ट्रे से कितनी मृदा बह गई। चट्टान बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना। चट्टान बांध। ये जल के प्रभाव को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। चट्टान बांध, बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती है। क्या आप जानते हैं वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किमी वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किमी वर्ष से भी अधिक हो गई है। जल की खपत। जल जब एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, भूपृष्ठ पर 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उपभोग के लिए लवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर हैं। केवल 1% लवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौमजल नदियों, झीलों और पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। लवण जल यानी पीने का पानी, मीठा पानी 2.7 ही है और इसका लगभग 70% भाग केवल 1% लवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। 1%। यह भौमजल नदियों और झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। क्रियाकलाप। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। उपयोग लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। पीना 3 लीटर, खाना बनाना 4 लीटर, नहाना 20 लीटर, शौचालय फ्लैशिंग 40 लीटर, वस्त्र धोना 40 लीटर, बर्तन धोना 20 लीटर, बागवानी 23 लीटर, कुल 150। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ने बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और बाह्य की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई
में ही करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में करता है। जल कृषि उद्योगों बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण एल्यूमीनियम की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण एल्यूमीनियम जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन और नकदी फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण, बेहतर होता जीवन स्तर है। जल उपलब्धता की समस्या। क्या आप जानते हैं, क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना है? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। जल उपलब्धता की समस्या। विश्व में कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिणी एशिया और पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया एल्यूमीनियम जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। इनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार का जल अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणामस्वरूप हो सकता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। यह क्षीण होते हुए संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका यमुना नदी में वाहित औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। यमुना नदी जल संसाधनों का संरक्षण। आज विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचने की बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अति उपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है। स्प्रिंकलर काम का सीन है। अति उपयोग और प्रदूषण इसके उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रभाव को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को
ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को सुरक्षित किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादन उपयोगों में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर में 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों में एकत्रित की गई। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जसी रेशमी स्पार्क देखकर सही थी, यह खूबसूरत स्पार्क देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अनेक दैनिक जीवन में करते हैं। रेशम कीट। प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव केवल स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल, ठीक है ना। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच जुड़े एक सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैवमंडल कहते हैं। जैवमंडल में रेशम कीट, सभी जीवित जैवमंडल में सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन जीव बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रहण में सहायता करते हैं, हमें फल, लैक्टस, तारपनिक तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के अनेक उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप में आते हैं। उन्हें हम दूध, मांस, खाल, ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है, पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फैक्ट नहीं यार, इसमें फैक्ट कम है पाठ में, बस समझ पे ज़्यादा रहता है इसलिए खींच रहे हैं इसको ना। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक मार्जक है। गिद्ध और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधन समझा जाता है, इसलिए प्राणी चाहे वे बड़े हो अथवा छोटे सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। घास स्थल एक वन। क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक, एस्पिरिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशियों से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। किलकिला, किंगफिशर, ब्रह्मा कमल एक औषधीय बूटी। ब्रह्मा कमल औषधीय बूटी। रेशम कीट। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण कितना रहा है?
प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। इसकी वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। दोबारा से देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति की मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म एवं टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार, उनकी सघनता कम होती जाती है। सामान्यतः वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार, उनकी सघनता कम होती जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल उगते हैं। दोबारा से देखते हैं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस बार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार, उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता को हानि, ये क्वेश्चन आ चुका है। कटीली झाड़ियाँ कहाँ मिलती है? प्राकृतिक वनस्पति वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले होते हैं, आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार, उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियाँ कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। मोमी सतह वाली मतलब इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। मॉस और लाइकेन। बताइए ध्रुवीय प्रदेशों में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? मॉस और लाइकेन। यहाँ पर मॉस और लाइकेन मिलती है।
ठंडा वनस्पति में ध्रुवीय प्रदेशों में और शीत ध्रुवीय प्रदेश के लिए इन प्रदेशों में पत्तियां कांटेदार और मोम सतह वाली होती है। पिछली 2 शताब्दियों से विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों में वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। स्कूल में छात्रों द्वारा वनों पर बनाया गया कोलाज। प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है, कुछ लुप्त होने के कगार पर है। वन उन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन वैसे कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या सुनामी के पश्चात ग्रेट न्यूयॉर्क के वर्षा प्रचुर वन बचा थी। प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। ब्लैक बक को सुरक्षा की आवश्यकता है। ब्लैक बक मैसिव यूएस फायर। क्रिया समाचारों को पढ़िए और ज्ञात कीजिए कि यह अग्नि कैसे प्रारंभ हुई, क्या इससे बचा जा सकता था। अधिक जानिए। दावानल प्राणी जात और वनस्पति जात के संपूर्ण क्षेत्र के लिए खतरा है। दावानल मुख्य रूप से 3 कारणों से घटित होता है। तड़े झंझा के कारण प्राकृतिक अग्नि का लगना, लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस में जनित उष्मा के कारण अग्नि का लगना, स्थानीय लोगों, उद्यमी, शरारती लोगों का किसी उद्देश्य में अग्नि लगाना किसी उद्देश्य से। नियंत्रण के कुछ उपाय। शिक्षण द्वारा अग्नि लगने से रोकना, परीक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि चौकसी तथा संचार जाल के समन्वित जाल द्वारा अग्नि लगने का शीघ्र पता लगाना। दावानल। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग नहीं किया जाए तो पर्यावरण संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों में अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी वनोत्सव और प्रोत्साहन करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। दोबारा से, यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग नहीं किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर है।
प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी वन उत्सव प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने उनके व्यापार करने के विरुद्ध है। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा CITES जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। चीतलों का झुंड। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड। जैवमंडल निश्चय यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। ICTES द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा काफ़ी बड़ा नाम है। सरकार के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियों और पौधों की 28,000 जातियाँ रक्षित की गई है। 5000 जातियाँ और 28,000 जातियाँ पौधों की। 5000, 28,000। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, ऑर्किड और एलो कुछ उदाहरण है। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, ऑर्किड और एलो। मृदा निवारण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं? भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। निम्न में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? समय है ना, जैव पदार्थ है और मृदा निर्माण का नहीं है। मृदा का गठन नहीं है, वो तो निर्माण ही हो रहा है भाई। इनमें कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तीव्र ढालों पर वेदिका कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता न हो। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। खरीदारी के पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। ये नहीं है। भूमि उपयोग, समुच्चय भूमि उपयोग, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, आमुस, ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ, चट्टान बांध, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़ा एक सकरा क्षेत्र, जैवमंडल, चट्टान बांध, मृदा अपरदन को रोकना। निम्न कथनों में से सत्य तत्व असत्य बताइए। यदि सत्य है तो उसके कारण लिख लीजिए। भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है।
भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान सत्य है तो उसके कारण लिखिए। सत्य है। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। सत्य है। तटीय क्षेत्रों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगना कहते हैं। मानव हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा फैक्ट है नहीं, है ना। ये पाठ था, ये हो चुका है अपना। आई बस CITE जैव मंडल निश्चय। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण। वन में अजगर। किलकिला किंगफिशर गिद्ध। ब्रह्मा कमल एक औषधीय बूटी। रेशम कीट। रक्षक मिकलाएं समुच्च रेखीय जुताई। बेदी का फार्म समुच्च रेखीय जुताई। मृदा। प्रतिधारी दीवार। तो चलिए, साझा संपत्ति साधन। ऐसे सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति साधन भी कहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।